हेलो व्यूवर्स, केबीएम क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम के अंतर्गत समूह की प्रकृति एवं इसका निर्माण। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि समूह क्या होता है। एक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन होता है, यानी समूह में कम से कम दो लोग होने चाहिए। व्यक्तियों का संगठन यानी व्यक्तियों का एक साथ एकत्र होना, इकट्ठा होना। समूह में जो लोग भी होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इनके एक जैसे मोटिव्स होते हैं और समूह के सदस्य किसी न किसी भूमिका का निर्वाह करते हैं, यानी समूह के हर सदस्य का अपना एक रोल होता है और ये सदस्य किस तरह का व्यवहार करेंगे उसका एक निश्चित पैटर्न होता है। अभी हमने समूह के बारे में जो भी बातें समझी वही समूह की विशेषताएं हैं। हम इनको अलग अलग पॉइंट्स में समझ लेते हैं। समूह की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता कि समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक सामाजिक इकाई है। समूह समाज का एक अंग होता है और समाज के लोगों से बनता है, इसलिए इसे सामाजिक इकाई कहा गया। और समूह में कम से कम दो लोग, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। और समूह के ये सदस्य खुद को समूह से संबंधित समझते हैं, यानी अपने आप को समूह का सदस्य समझते हैं। और किसी भी समूह की ये जो विशेषता है, यानी अपने आप को उस समूह का सदस्य समझना, उस समूह से संबंधित समझना, इसकी वजह से एक समूह दूसरे समूह से अलग पहचाना जाता है। जैसे हम परिवार की बात करें तो किसी परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो खुद को उस परिवार का हिस्सा समझते हैं और दूसरे परिवार से अपने आप को अलग पहचानते हैं। समूह की दूसरी विशेषता कि समूह ऐसे व्यक्तियों का समुच्चय या संगठन होता है जिसमें सभी सदस्यों की एक जैसी प्रेरणाएं और लक्ष्य होते हैं। जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल टीम है तो उसका लक्ष्य क्या होता है, उसका मोटिव क्या होता है, अपनी टीम को जीत दिलाना और सामने वाली विरोधी टीम को हराना। तो इस तरह से जो समूह होता है उसके सदस्यों की एक जैसी प्रेरणाएं और लक्ष्य होते हैं और समूह के सभी सदस्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, या अगर समूह के ऊपर कोई खतरा आ जाए तो उस खतरे को दूर करने के लिए वो एकजुट होकर काम करते हैं। समूह की तीसरी विशेषता है कि समूह के सदस्य एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और समूह के किसी भी मेंबर के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसका दूसरे सदस्य के ऊपर या पूरे समूह के ऊपर कोई न कोई प्रभाव पड़ता है। समूह के सदस्य समूह के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं, यानी अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। समूह के सदस्य डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। किसी समूह के सदस्य जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उस समय हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका यानी अपना एक रोल होता है जिसे वो निभाते हैं। यानी जब समूह के सदस्य इकट्ठे होते हैं या मिलते हैं तो समूह का हर सदस्य हर बार एक ही तरह के काम करता है। जैसे हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में जब सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं तो जो फैमिली में मुखिया होता है उसे पता होता है कि उसे कौन कौन से काम करने हैं। परिवार में माँ को पता होता है कि उसे कौन कौन से काम करने हैं, तो वो हर बार उसी तरह के कामों को करते हैं। यानी परिवार में सभी लोगों का अपना एक रोल होता है जिसको वो निभाते हैं। इसके साथ साथ समूह के सदस्य कुछ प्रतिमानों का पालन करते हैं। प्रतिमान यानी बिहेवियर पैटर्न, जो हमें ये बताता है कि समूह के लोगों को किस तरीके से बिहेवियर करना है, किस तरह का व्यवहार करना है। समूह की विशेषताओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। समूह जो है वो दो या दो से ज्यादा लोगों का संगठन होता है। समूह में शामिल सभी लोगों की एक जैसी प्रेरणाएं और लक्ष्य होते हैं। समूह के सदस्य एक दूसरे पर आपस में डिपेंड होते हैं और समूह के द्वारा ये अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आपस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ये इंटरेक्शन करते हैं और समूह के हर व्यक्ति का अपना एक रोल और बिहेवियर का पैटर्न होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक लोगों के संगठित रूप को समूह कहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई जगह पर लोगों का एकत्रीकरण होता है, यानी लोगों की ग्रुपिंग होती है, लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। तो ये जो लोगों का एकत्रीकरण है उसको समूह से कैसे अलग किया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं भीड़ की, भीड़ में भी लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, लेकिन जो भीड़ होती है उसमें लोग बाई चांस यानी संयोगवश उपस्थित होते हैं। मान लीजिए रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर बहुत जल्दी आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये समूह का एग्जाम्पल नहीं है बल्कि भीड़ का एग्जाम्पल है।
यानी भीड़ जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है, उसकी कोई संरचना नहीं होती और भीड़ में जो लोग होते हैं उनमें आत्मीयता की भावना नहीं होती, जबकि समूह के सदस्यों में इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से उनमें आत्मीयता यानी अपनेपन की भावना होती है। कई बार भीड़ के लोगों का व्यवहार अविवेकी हो जाता है जब वो बिना सोचे समझे कोई कार्य करने लगते हैं। जैसे जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो वो पथराव कर सकती है, वाहनों में आग लगा सकती है या तोड़फोड़ कर सकती है। भीड़ में जो लोग शामिल होते हैं उनमें एक दूसरे पर कोई निर्भरता नहीं होती, यानी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब हम टीम की बात करते हैं। टीम एक विशेष प्रकार का समूह होता है जो कि एक जैसे लक्ष्य के लिए आपस में मिलते हैं। टीम के सदस्यों में पूरक कौशल होता है। पूरक कौशल यानी एक दूसरे से अलग प्रकार के स्किल्स जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते। जैसे हम क्रिकेट टीम की बात करें तो क्रिकेट टीम में कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, कोई विकेट कीपर होता है और ये सभी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, यानी अपनी टीम को जिताने के लिए कमिटेड होते हैं। टीम के मेंबर्स जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और टीम के सभी मेंबर्स आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए कार्य करते हैं। समूह और दल यानी टीम के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस ये होता है कि किसी भी समूह के जो मेंबर्स होते हैं वो अपना अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन देते हैं, जबकि टीम में पर्सनल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ टीम वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। समूह में समूह का मुखिया सारे कामों की जिम्मेदारी संभालता है, लेकिन टीम में सारे मेंबर्स अपनी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। अब हम दर्शक यानी श्रोता, इंग्लिश में ऑडियंस की बात करें तो ये भी लोगों का एक समुच्चय यानी सेट होता है और ये जो ऑडियंस होते हैं वो किसी उद्देश्य से एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। ये उद्देश्य कोई मैच देखना, मूवी देखना हो सकता है। ऑडियंस की बात करें तो ज्यादातर ऑडियंस जो होती है वो निष्क्रिय होती है, इनएक्टिव होती है, लेकिन कभी कभी ऑडियंस एक्साइटेड होकर एक भीड़ का रूप ले लेती है जो जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और इस अनकंट्रोल्ड क्राउड का एक बिल्कुल क्लियर पर्पस होता है और इनका ध्यान यानी अटेंशन एक किसी खास पॉइंट पर होता है, किसी खास जगह पर होता है और जो भी ये क्रियाएं यानी एक्टिविटी करते हैं वो एक दिशा की ओर होती है। जैसे मान लीजिए कोई प्ले देखने के लिए ऑडियंस इकट्ठी हुई है किसी थिएटर में, लेकिन वो प्ले उन्हें पसंद नहीं आता या किसी वजह से होस्ट अचानक से ये घोषणा कर देता है कि प्ले कैंसिल हो गया है, तो जो भीड़ होती है जिसने अपना टिकट में पैसा खर्च किया होता है वो एकदम से बेकाबू हो जाती है और भीड़ का रूप ले लेती है और ये लोग क्या करते हैं फिर पथराव कर सकते हैं या उनके पास जो भी बॉटल्स या और चीजें हैं उनको फेंक कर मार सकते हैं, हुटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से और ये जो भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं वो स्टेज की तरफ होती है और ये जो बेकाबू भीड़ होती है वो जो भी बिहेवियर करती है या जो भी उनके विचार होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते होते हैं और इनमें आवेगशीलता पाई जाती है। आवेगशीलता यानी ये बिल्कुल बेकाबू होते हैं, यानी ये बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि लोग समूह में शामिल क्यों होते हैं, यानी कि समूह का निर्माण क्यों होता है। हम सभी बहुत सारे समूहों के सदस्य होते हैं, जैसे परिवार, क्लास या खेल का ग्रुप। इसके अलावा भी हम बहुत सारे समूह के सदस्य होते हैं। हम सभी लोग समूह में इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि ये जो समूह होते हैं वो हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। सबसे पहला कारण है समूह हमें सुरक्षा देता है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है, यानी लोगों के ग्रुप में, समूह में। तो जो समूह होता है इस असुरक्षा की भावना को कम करता है, लोगों के साथ रहने में वो कंफर्टेबल फील करता है और साथ ही साथ वो इसके साथ ही समूह से प्रोटेक्शन देता है। समूह में व्यक्ति खुद को पावरफुल महसूस करता है, शक्तिशाली महसूस करता है। जब हम किसी समूह के सदस्य होते हैं तो खतरे की संभावना भी कम हो जाती है। किसी समूह का सदस्य होने का दूसरा कारण है प्रतिष्ठा या हैसियत। जब हम किसी ऐसे समूह के सदस्य होते हैं जिसे दूसरे लोगों के द्वारा इम्पोर्टेंट समझा जाता है, यानी महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो जो हमारा समूह है उसकी इम्पोर्टेंस है और हम उसके मेंबर हैं, इसलिए हम खुद को सम्मानित महसूस करते हैं। हमें लगता है हमारी भी कोई हैसियत है, हम पावरफुल हैं, गर्व का अनुभव करते हैं, मान सम्मान का अनुभव करते हैं। मान लीजिए कई सारे स्कूल किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें वो स्कूल विनर होता है जिसमें आप पढ़ते हैं, तो आप अपने आप पर प्राउड फील करेंगे कि आप उस समूह के यानी उस विद्यालय के स्टूडेंट हैं। आत्मसम्मान, एक समूह हमें सामाजिक पहचान देता है, यानी जिस समूह के हम सदस्य होते हैं वो हमारी सोशल आइडेंटिटी होता है और अगर वो समूह प्रतिष्ठित होता है तो उस समूह का सदस्य होने से हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ता है
आत्मसम्मान बढ़ता है। समूह द्वारा व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। किसी भी व्यक्ति की बहुत सारी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स होती हैं, जैसे आत्मीयता की भावना यानी अपनेपन की भावना, केयरिंग, शेयरिंग, प्रेम और खुद को पावरफुल समझना। और समूह व्यक्ति की इन सभी साइकोलॉजिकल और सोशल यानी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति, हमारा समूह ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है जो कि हम पर्सनली अचीव नहीं कर सकते। ज्ञान और जानकारी या फिर सूचना के प्राप्त करने में सहायता। पर्सनली व्यक्ति सभी तरह की सूचनाओं या जानकारियों को हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जब वो एक समूह का सदस्य होता है तो समूह के सदस्य आपस में एक दूसरे से अपनी नॉलेज को, अपनी जो भी उनको सूचनाएं मालूम होती हैं, उनको आदान प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की जानकारी और नॉलेज बढ़ती है। तो इस तरह से समूह जानकारी और ज्ञान की कमी को पूरा करता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि समूह का निर्माण किस तरह से होता है, यानी समूह किस तरह से बनते हैं। अभी हमने समझा कि समूह का निर्माण लोगों के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है, यानी जब लोगों के बीच आपस में इंटरेक्शन होता है, संपर्क बढ़ता है, तो समूह बनता है। यहाँ ये समझ लेते हैं कि किन दशाओं में इंटरेक्शन आसानी से होता है। सबसे पहला है सानिध्य। जब हम एक ही समूह के लोगों से बार बार मिलते जुलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उन्हें समझने का, उनकी अभिरुचियों, उनके एटीट्यूड्स को जानने का हमें मौका मिलता है। जब हमारी पसंद नापसंद, अभिरुचियां, अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड्स और हमारा बैकग्राउंड एक जैसा होता है, तो हम उस समूह के सदस्यों को पसंद करने लगते हैं। दूसरा कारक है समानता। जब हम किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, तो हमें अपनी समानताओं का मूल्यांकन करने का मौका मिलता है, यानी वो कौन सी चीजें हैं जो एक दूसरे के समान है, सिमिलर है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी तरह होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, जिनकी पसंद नापसंद हमारे जैसी होती है, जिनकी सोच हमारे जैसी होती है, जिनके विचार हमसे मिलते जुलते होते हैं। मान लीजिए दो ऐसे व्यक्तियों को मिलने जुलने का मौका मिले जिन दोनों को ही म्यूजिक पसंद है, तो इस समानता के कारण वो एक दूसरे को पसंद करेंगे और एक दूसरे के साथ बार बार मिलना जुलना पसंद करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। यानी व्यक्ति समानता पसंद करता है, संगति पसंद करता है, यानी ऐसे संबंध जो कि संगत हो, समान हो। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को फुटबॉल खेलना पसंद है और उसकी क्लास का ही एक दूसरा स्टूडेंट है जिसे भी फुटबॉल खेलना पसंद है, तो ऐसे में बहुत हद तक इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों फ्रेंड बन जाएं। ये तो खेल और म्यूजिक की बात है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हमारे विचार, हमारी सोच मिलती जुलती होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सही हैं और फिर हम ऐसे लोगों को पसंद करने लगते हैं। समान अभिप्रेरक एवं लक्ष्य। जब लोगों के मोटिवेशन और गोल्स सेम होते हैं, तो वो एक साथ मिलकर एक समूह का निर्माण कर लेते हैं, यानी एक समूह बना लेते हैं और फिर मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बस्ती के गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहता है, ऐसे बच्चे जो कि गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा सकते। अब ये काम वो अकेले तो नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने जैसे उन लोगों के साथ मिलकर एक समूह बनाता है जो कि इसी तरह का लक्ष्य रखते हो और वो सब मिलकर गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं समूह निर्माण की अवस्थाओं की। जब हम किसी समूह या लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो हम तुरंत ही उस समूह के सदस्य नहीं बन जाते, बल्कि इसमें टाइम लगता है और ये बल्कि समूह का धीरे धीरे विकास होता है। समूह का निर्माण विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये 5 अवस्थाएं हैं जिनको टकमैन ने बताया था। टकमैन के अनुसार समूह 5 विकासात्मक अनुक्रमों से होकर गुजरता है। ये 5 अनुक्रम है: निर्माण या आकृतिकरण, विप्लवन या झंझावात, प्रतिमान या मानक निर्माण, निष्पादन और समापन। समूह निर्माण या समूह विकास की जो सबसे पहली स्टेज है वो है निर्माण या आकृतिकरण की अवस्था, फॉर्मिंग स्टेज। जब समूह के सदस्य पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। वो इस बात का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करते हैं कि क्या वो समूह के लिए ठीक रहेंगे या क्या वो समूह उनके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर वो लोगों से मिलने जुलने के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक डर भी होता है। ये स्टेज फॉर्मिंग स्टेज या निर्माण की अवस्था
कहलाती है। दूसरी स्टेज जिसे विप्लवन या झंझावात कहते हैं, स्टॉर्मिंग स्टेज, इसे अंतरा समूह द्वंद्व की अवस्था भी कहा जाता है। स्टॉर्म यानी आंधी या तूफान। इस स्टेज में समूह के जो लोग होते हैं उनमें आपस में इस बात को लेकर द्वंद्व यानी कन्फ्लिक्ट चलता है कि समूह के लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, समूह को कंट्रोल कौन करेगा और जो भी उसके रिसोर्सेज होंगे उनको मैनेज करेगा, या किस किस काम को कौन कौन करेगा, यानी कामों का बंटवारा, ग्रुप का लीडर कौन होगा और ग्रुप का जो भी लक्ष्य यानी कि गोल है उसे कैसे हासिल किया जाएगा। तो ये सारी चीजें यानी जो सोचने वाली चीजें होती हैं कि कौन ग्रुप को चलाएगा, कौन ग्रुप का लीडर होगा, ग्रुप के गोल को कैसे प्राप्त करना है या ग्रुप को कंट्रोल कौन करेगा, ये सारी चीजें जो होती हैं वो यहाँ पर सलाह मशवरा होता है। तीसरी स्टेज है प्रतिमान या मानक निर्माण की अवस्था, जिसे नॉर्मिंग स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में समूह के सदस्य किस तरह का बिहेवियर करना है उससे संबंधित नॉर्म डेवलप करते हैं, यानी बिहेवियर पैटर्न डेवलप करते हैं। चौथी स्टेज है निष्पादन या परफॉर्मिंग स्टेज। इस स्टेज में आकर समूह बन चुका होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका होता है और समूह के इस स्ट्रक्चर को समूह के सदस्य मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर चुके होते हैं और इस स्टेज में समूह अपने लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ता है। कई जगह पर समूह निर्माण की या समूह विकास की ये लास्ट स्टेज होती है, लेकिन कई बार कुछ समूहों के लिए एक और स्टेज आती है जो कि पांचवी स्टेज है, जिसे समापन की अवस्था या एडजर्निंग स्टेज कहा जाता है। इस समापन की अवस्था में समूह जब पूरा काम हो जाता है तो उसको भंग कर दिया जाता है, यानी समूह को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए स्कूल में कोई प्रोग्राम होना हो तो उस प्रोग्राम के लिए कोई समिति बनाई गई हो, तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद उस समिति यानी उस समूह को समाप्त किया जाता है। तो ये स्टेज समापन की अवस्था यानी एडजर्निंग स्टेज कहलाती है। जब समूह निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस समय समूह का एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसे ग्रुप स्ट्रक्चर या समूह संरचना कहते हैं। और ग्रुप स्ट्रक्चर या समूह संरचना तब डेवलप होती है जब ग्रुप के मेंबर्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इस इंटरेक्शन के दौरान वो आपस में ये डिसाइड करते हैं कि ग्रुप द्वारा जो भी काम किए जाने हैं वो काम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब कौन सा मेंबर किस काम को करेगा और किस मेंबर के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और समूह के सदस्यों की समूह में स्थिति क्या होगी। जैसे हम परिवार की बात करें तो परिवार में जो मुखिया होता है वो परिवार की सबसे बड़ी स्थिति होती है, वो परिवार का सबसे बड़ा पद होता है और परिवार के मुखिया को सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा या उसकी जो स्थिति होती है वो परिवार में काफी ऊंची मानी जाती है। तो इस तरह से किसी भी समूह में उसके किस सदस्य को कौन सी जगह मिलेगी या कौन सी उसकी सिचुएशन होगी ये डिसाइड किया जाता है। ग्रुप स्ट्रक्चर या समूह संरचना के 4 प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहला है भूमिकाएं यानी कि रोल्स। किसी भी समूह में जो भी सदस्य होते हैं सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं यानी कि रोल्स होते हैं और उस व्यक्ति से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने रोल को यानी अपनी भूमिका को पूरी तरह से निर्वाह करेगा। भूमिका से मतलब होता है कि वो व्यवहार जो कि उस व्यक्ति से करने की उम्मीद की जाती है। जैसे हम परिवार की बात करें तो परिवार में मुखिया की भूमिका जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था करे, परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखे। तो इस तरह से ये उसकी भूमिका है, उसका रोल है जो कि उसे ये बताता है कि उसे अपने समूह के लिए क्या करना है, किस तरह का व्यवहार करना है या किस तरह के काम करने हैं या उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। समूह संरचना का दूसरा घटक है प्रतिमान या मानक, नॉर्म्स। नॉर्म्स यानी समूह के वो नियम जो कि कहीं लिखे हुए नहीं होते और इन नियमों या इन मानकों का पालन करना या उन मानकों के अनुरूप व्यवहार करना समूह के सभी सदस्यों के लिए जरूरी होता है। यानी एक तरह से बिहेवियर करने के लिए ये नॉर्म्स क्राइटेरिया होते हैं और इन्हीं अकॉर्डिंग उस समूह के सदस्यों को बिहेवियर करना होता है। समूह संरचना का तीसरा घटक है हैसियत या प्रतिष्ठा, स्टेटस। स्टेटस, हैसियत या प्रतिष्ठा समूह के किसी सदस्य की वो स्थिति होती है जो समूह के दूसरे सदस्यों के द्वारा उस व्यक्ति को दी जाती है। किसी भी ग्रुप के हर मेंबर की उस ग्रुप में एक स्टेटस होता है, एक हैसियत होती है, एक प्रतिष्ठा होती है और ये जो हैसियत या स्टेटस होता है वो या तो दिया हुआ होता है परिवार के दूसरे मेंबर्स के द्वारा या फिर व्यक्ति उसको खुद हासिल करता है। व्यक्ति को वो प्रतिष्ठा या वो स्टेटस परिवार में इसलिए मिलता है क्योंकि वो वरिष्ठ है या घर में सबसे बड़ा है, सबसे वरिष्ठ है यानी सीनियर है, इस कारण दिया जाता है। या फिर वो व्यक्ति खुद से भी उसको हासिल कर सकता है। मान लीजिए उसने उसके लिए बहुत मेहनत की हो या उसके अंदर कोई
विशेष बात हो, कोई नॉलेज ज्यादा हो, एक्सपर्ट हो, पावरफुल हो, इस तरह की कोई भी चीज की वजह से वो उस ग्रुप में अपनी एक स्थान बना पाता है। उदाहरण के तौर पे हम क्रिकेट टीम की बात करें तो क्रिकेट टीम का जो कैप्टन होता है उसका स्टेटस या उसकी हैसियत जो होती है वो टीम के दूसरे मेंबर्स से कहीं ज्यादा होती है। समूह संरचना का चौथा घटक है संसक्तता, कोहेसिवनेस। संसक्तता यानी समूह के सदस्य जो होते हैं वो आपस में यूनिटी दर्शाते हैं, एक उनमें आपस में एक मेल जोल, आत्मीयता, अपनापन, अट्रैक्शन। और जब समूह के सदस्यों के बीच में यूनिटी यानी एकता, अपनापन होता है तो वो समूह के सदस्य एक इकाई के रूप में, यूनिटी के रूप में काम करने लगते हैं। वो समूह जिनमें उच्च संतक्तता पाई जाती है, यानी समूह में एकता होती है, मेल जोल होता है, अपनापन होता है, या बहुत ही साधारण भाषा में कहें तो वी फीलिंग जो होती है, जिनमें हाई होती है, ऐसे ग्रुप के मेंबर जो होते हैं वो ग्रुप में ही बने रहते हैं, यानी वो अपने ग्रुप के साथ ही रहने की उनमें इच्छा होती है। लेकिन वो मेंबर्स जहाँ पर कि ये वी फीलिंग नहीं होती या कम मात्रा में होती है, वो सदस्य कई बार ग्रुप छोड़ देते हैं, समूह छोड़ देते हैं। ये संतक्तता अपने समूह के प्रति ईमानदारी, वी फीलिंग को बताती है। लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा संतक्तता समूह के लिए नुकसानदायक होती है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।